Okay, students, so let us start with today's class. Again, we are going to discuss one more question from Excel. So quickly open your Excel notebooks. Let me show you question that we are going to discuss in today's session. So let me open question on my screen. Okay, let me share my screen. So students, we are going to target this question in today's class. So read the question very carefully. It is of 43 marks. So in exam time, you can expect to invest 45 to max 50 minutes in this type of question. But we are going to discuss this question part wise. So first part, 17 marks. I am giving you 20 minutes to solve फर्स्ट पार्ट. स्टे काम, अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, अच्छे से assumptions रीड करो, फिर इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट 20 minutes. So it is 6:24 right now. We are going to discuss the first part at exactly 6:45. Meanwhile क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी पूछना है, वो चैट पे डालते रहो. आई विल साइड बाय साइड आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, बट ग्रुप के साथ मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट 20 minutes. So students, your time starts now. Quickly start attempting. So this is November 2020. So there is one question. कौन सा क्वेश्चन है ये? तो बेटा this is November 2020 IAI. This I am telling you so that you can use the template, but don't be smart and directly open the standard solution. मुझे पता लग जाए और उसका फायदा भी नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगा. तो इसलिए November 2020 का आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लो. क्वेश्चन पेपर मैंने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रखा है. And quickly start attempting. We are going to discuss the first part in next 20 minutes. Quickly, students. Harsh, just go to II website. Just click on II past papers. II past papers पे बेटा आप जाओगे तो आपको नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको टेम्पलेट भी मिल जाएगा. Just go to II website and download.
past paper of November 2020.
ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करें। एनीवन हु हैज सॉल्व्ड इट, या बहुत क्लोज हो जो सॉल्व होने के। आंसर्स आया किसी का प्रॉफिट मार्जिन का? एनीवन? स्टूडेंट्स क्विकली रिस्पॉन्ड, कौन कौन किस स्टेज तक है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि एग्जाम के बिल्कुल पास है। आप ये समझो यही सेम क्वेश्चन आपकी अप्रैल 2023 या फिर मई 2023 डाइट में आया। तो आई वॉन्ट टू नो योर प्रोग्रेस फॉर द फर्स्ट पार्ट। कितना हो गया आप लोगों का? इफ यू रिक्वायर 2 to 3 more minutes, आई एम हियर टू ग्रांट यू, बट एटलीस्ट आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग किस स्टेज पे हो क्वेश्चन के। ओके, वैभव इज सेइंग सर ऑलमोस्ट डन। अनामिका इज सेइंग सर प्रॉफिट मार्जिन इज कमिंग आउट टू बी 26%। ठीक है, अदर्स? अच्छा, कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हुआ, हिला भी नहीं क्वेश्चन? अच्छा, उसमें भी अगर जो ये इसका यस आंसर देगा, मैं ये जानना चाहूंगा क्या उसने बुक वर्क का 27-28 कर लिया? अगर वो ही नहीं करा फिर तो उस क्वेश्चन की ही कोई सेंस नहीं है, इस क्वेश्चन को देखने की कोई सेंस नहीं। कोई ऐसा है जिसने 27-28 की बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर ली हो एक्सेल में, या फिर आप बोल दो CM1A में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन टच नहीं हुआ? इज देयर एनीवन? या फिर सब मिडल ऑफ द क्वेश्चन पे? आई नीड योर वोट स्टूडेंट्स, आई विल बी फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स ओनली। तो जल्दी से बताओ बेटा, किस स्टेज पे आप क्वेश्चन की? देखो, आपको जो मार्क्स मिलने हैं 17, आपको फाइनल आंसर में मार्क्स नहीं मिलने हैं, आपको हर एक स्टेप पे मार्क मिलेगा। ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन खोल के मैं आपको दिखाऊंगा एग्जामिनर आपको किस तरीके से मार्क्स देने वाला है। तो बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं CM1A CM1B दोनों में कि सर हमारा फाइनल आंसर मैच नहीं करता। एक बार को CM1A में परेशान होगा ना, मैं फिर भी आपको बोलूंगा चलो करना चाहिए मैच, लेकिन CM1B में तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर आपने एक छोटी सी असम्पशन भी गलत ले ली तो आंसर मैच ना करने के पूरे चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप मार्किंग है, आपको स्टेप्स के हिसाब से ही मार्क्स मिलने वाले। तो जल्दी से बेटा, अगेन आई एम सेइंग लास्ट 60 सेकंड्स, क्विकली इन्फॉर्म मी कि कहां तक हो गया आप लोगों का, कितने कॉलम्स बन गए? ओके, स्टार्टेड रिसीविंग रिस्पॉन्सेज, स्टक इन मिडल, calculated till reserves, confused on how to calculate the final end of the year cash flows। ठीक है, ठीक है। तो जो कर रहे हैं, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर लास्ट 2 मिनट्स मोर, तो मैं आप लोगों को बेटा 2 मिनट्स तो नहीं, मैं 60 to 90 सेकंड्स और दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट पार्ट, बिकॉज बाकी सारे पार्ट्स उसकी कॉपी लेके हो जाएंगे। दैट्स वाई मैं फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा और लिंगर ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स में कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका कॉपी ले लेके हमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। तो लास्ट 90 सेकेंड्स क्विकली कंप्लीट, देन विल डिस्कस। बट एटलीस्ट 90 सेकेंड्स बाद सब मुझे स्टेटस कमेंट कर देना कि कितना हुआ था आप लोगों का।
Okay, started receiving few responses. Few students have given me answers. Few students are again saying, sir, stuck in the middle. तो डिस्कस करना स्टार्ट करें. तो क्या बोला था बेटा क्वेश्चन में, हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना था कॉन्ट्रैक्ट पे और एनुअल प्रीमियम हमें 52,000 दे रखा था. डायरेक्टली एनुअल प्रीमियम दे रखा है तो हमें गोल सीक लगाने की तो कोई जरूरत नहीं थी. तो यहाँ पे हमें अपना एक एक कॉलम बनाते जाना था और ठीक है, और अपना कैलकुलेट करते जाना था. मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. तो लेट मी जस्ट शो यू दी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नाउ. तो ये बेटा हमें पैरामीटर्स शीट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी थी जहां पे उन्होंने ऑलरेडी पैरामीटर्स अज्यूम करने होते हैं. तो यहाँ पे ना आपका एक्चुअल में एक और एग्जाम होता है दैट इज CP2. CP2 में ना आपको ये सब assumptions पे खुद लिखनी होती है. और आपके पास CM1 में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सब बना आ जाए ना तो मैं ये मानता हूँ आधा काम एग्जामिनर ने आपका कर दिया. आपको सारी assumptions इस फॉर्मेट में करके दे दिया, आपको सिर्फ इनको रेफर करके क्वेश्चन सॉल्व करना. तो फर्स्ट पार्ट पे चले जहां पे हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है. तो अगेन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देख के कभी भी ये मत सोचो कि दिस इज द ओनली वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि अगर इनके कितने कॉलम्स हैं, इनके देखें इन्होंने 16 कॉलम्स में क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो कहीं से कहीं तक ये रूल नहीं है कि आपके 16 कॉलम्स में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. करने को आप 13 कॉलम्स में सॉल्व कर सकते हो, 20 कॉलम्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरीके से चीजों को मर्ज कर रहे हो, किस तरीके से आप कॉलम नेम्स ले रहे हो. तो इन्होंने सबसे पहला कॉलम क्या ले लिया, पॉलिसी ईयर, 15 साल की पॉलिसी थी, टर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था. नेक्स्ट क्या ले लिया, एज ले लिया. एज करेंटली क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ खोलता रहूंगा आपको एक ही चीज चेक करवाने के लिए. देखो 15 इयर्स का टर्म है क्वेश्चन का, करंट एज 50 है. एक सेकेंड. तो करंट एज 50 है, तो लेट मी जस्ट ओपन द एक्सेल क्विकली. तो करंट एज हमारी 50 है, तो देखो 50, 51, 52 एंड सो ऑन टिल 64. प्रीमियम हमें 52,000 का कांस्टेंट दे रखा है, तो उसको रेफर करवा दिया. इसमें तो उसको डाउट नहीं है कि सेल रेफर कैसे करते हैं, फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा. आपको सिंपली इक्वल्स टू प्रेस करना है, फिर आपको कंट्रोल पेज अप प्रेस करना है. कंट्रोल पेज अप से आप अगली शीट पे चले जाओगे, फिर आपको लेफ्ट राइट एरो क्लिक करके 52,000 तक पहुंचना है. उस पे F4 क्लिक करना है ताकि वो फ्रीज हो जाए, एंड देन प्रेस एंटर. देन कॉलम के लास्ट में जाओ, कंट्रोल शिफ्ट अप प्रेस करो, कंट्रोल डी प्रेस करो, ये आपका पूरा एग्जैक्ट कॉलम क्रिएट हो जाएगा. ये ऑलरेडी हम बेसिक एक्सेल क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इस स्टेज पे इसमें किसी को डाउट आ रहा होगा. अगर आ रहा है तो दैट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ नीड टू डू एक्सेल प्रैक्टिस. तो फिर बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा आपको एक्सेल प्रैक्टिस की. इसके बाद हमें क्या निकालना था, एक्सपेंस. एक्सपेंस क्वेश्चन में देख लें क्या गिवन है. तो एक्सपेंस क्वेश्चन में हमें 300 इनिशियल, 3000 इनिशियल, 500 रिन्यूअल. तो ये तो कांस्टेंट है. अब मैं बोलता हूँ अगर ऐसे एक्सपेंसेस है ना तो इनको तो आपको रेफर करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एंटर कर दो मैन्युअली 3000 और 500 प्रेस करके उसको कंट्रोल डी मार दो. नेक्स्ट इज कमीशन. कमीशन हमारा किस पे बेस्ड है, प्रीमियम पे बेस्ड है ना. तो एक बार क्वेश्चन में देख लें कमीशन क्या दे रखा है. तो कमीशन हमें बोल रखा है इनिशियल कमीशन इज मिनिमम ऑफ 35% कॉमा 3% इनटू पॉलिसी टर्म. तो 3% इनटू पॉलिसी टर्म विल बी 45% है ना. 3 into 15 विच इज 45%. तो यहाँ पे आपको लेना है ले लो मिनिमम इन दोनों का, लेकिन आपको पता है 35% ही निकल के आने वाला. और रिन्यूअल 5% फॉर ईयर 2, 3, 3% फ्रॉम सो ऑन. तो इसको भी मैं आपको यही बोलूंगा, अगर वी लुकअप लगा के करना है तो वी लुकअप लगा के कर सकते हो, मैन्युअली डालना है तो मैन्युअली डाल सकते हो. मैन्युअली इतना कोई आपको हॉन्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है, 5% ऑफ प्रीमियम, 3% ऑफ प्रीमियम. प्रीमियम हमें कांस्टेंट बेटा ऑलरेडी दे रखा है. तो ये देखो ये इन्होंने क्या ले लिया, अच्छा इन्होंने वी लुकअप करवा के करा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इन्होंने कहाँ वी लुकअप लगाया हुआ है. इन्होंने यहाँ वी लुकअप लगाया हुआ है. देखो ईयर 1 के लिए 35%, 2 के लिए 5, 3 के लिए 5 एंड 4 से 3%. अब आप बोलोगे सर वी लुकअप जब हम लगाएंगे तब 4 के बाद तो सेल ही नहीं दिखेंगे. बेटा जब भी उसको 4 के बाद सेल नहीं दिखते ना तो वो बाय डिफॉल्ट 3% को ही कॉल करवा लेगा. क्लियर. तो अगेन आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू टू यूज वी लुकअप. अगर आपको मैन्युअली डालना है मैन्युअली डाल के लिख सकते हो. मैन्युअली में कंफ्यूजन हो रही है तो सिंपली ऐसा समझो, इक्वल्स टू 0.35 इनटू द प्रीमियम. ठीक है, इक्वल्स टू प्रीमियम इनटू 0.05 था, कितना था, 5 था ना, 5. इसको मैं ये मार दूंगा और फिर 10 प्रीमियम इंटू 0.03 और इसको मैं डायरेक्टली कंट्रोल. कितनी देर लगी,
इतना टाइम आप एग्जाम में वो लगाओगे, वी लुकअप पे लगाओगे, इससे बेटर मैनुअली कर लो ना। अगर आपका वी लुकअप पे होल्ड है तो वी लुकअप लगा लो, वी लुकअप पे होल्ड नहीं है तो मैनुअली देखो। मैंने आपको हार्डली इसमें 15 to 20 सेकंड्स लगेंगे, बहुत हद मार के 40 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग ऑफ ईयर कैश फ्लोज। तो बिगिनिंग ऑफ ईयर के कौन से कैश फ्लोज हो गए? प्रीमियम आ गया, उस प्रीमियम आने के बाद कंपनी ने एक्सपेंस कर दिया, कमीशन दे दिया ब्रोकर्स को जो उनके पास प्रीमियम्स लेके आए होंगे, है ना, और उसके बाद जो पैसा बचा उसको कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया। और इन्होंने क्या आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न की असम्पशन लेने को बोला है? 7%। तो यहां से देखो इन्होंने क्या करा, C3 माइनस D3 माइनस E3, प्रीमियम माइनस एक्सपेंस माइनस कमीशन, और इसको आप 1 प्लस आई से एक्यूमुलेट कर दो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको क्वेश्चन में 7% गिवन है, आई थिंक यस 7% गिवन है, 7% से हमने एक्यूमुलेट कर दिया। इन्होंने कौन सा सेल लिया है? क्वेश्चन पैरामीटर का B8 पे हमारा 7% पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? F कॉलम तक जल्दी से यस लिख दो। मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इतना वैसे करवाना चाहिए नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीजें बहुत डिटेल में CM1 में सीख चुके हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक्सेल का प्रोसेस समझाना कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करने एक्सेल क्वेश्चंस, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट्स में इतना डिटेल में हम ये नहीं समझेंगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा क्या क्या कॉलम्स चेंज करने हैं। तो F कॉलम तब सबको क्लियर है? कुछ भी नहीं करा F कॉलम तक, सबके यस आने शुरू हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी को तो डायरेक्टली मुझे वी लुकअप लगाना है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन पैरामीटर में मोर्टेलिटी गिवन है, तो अगर आपने एज लिखी हुई है तो एज के ऊपर वी लुकअप लगा देना। अगेन वी लुकअप लगाने में दिक्कत आ रही है तो फिर से सीख लो, लास्ट टाइम सीख लो इस डाइट के लिए। इक्वल्स टू वी लुकअप, एज कॉमा करा, एज के बाद आपको कंट्रोल पेज अप पे जाना है, कंट्रोल पेज अप पे जाके आपको यहां से लेके 40 से लेके पूरा नीचे तक आना है, टेबल को फ्रीज कर देना है। देन कौन सी वैल्यू चाहिए टेबल की? सेकेंड कॉलम चाहिए आपको, इक्वल्स टू 0, देन दिस गिव्स यू मोर्टेलिटी। सो आई हैव स्पीड इन VLOOKUP, सो मुझे हार्डली 20 सेकंड्स लगे या 30 सेकंड्स लगे। अगर आप लोगों को नहीं स्पीड तो 60 सेकंड्स लग जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। क्लियर? व्हाट आर दीज कॉलम्स? होल्ड पे डाल दे मैंने आप लोगों को, सोचो ये दो कॉलम्स क्या हैं? फॉर्मूला दिखा दूं? अच्छा, समवन इज सेइंग मी टू शो द फॉर्मूला। सी H3 into 1 minus G3, और ये क्या है? ये इसके ऊपर ऊपर वाला कॉलम रेस करी जाएगा। दिस इज सिंपली TPX बेटा, सिंपली TPX है, कुछ भी नहीं है। ये आपका T माइनस 1PX है और ये आपका TPX है। क्लियर? हमारे पास हर साल का मोर्टेलिटी रेट निकला हुआ है, हम उससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि डेथ बेनिफिट देना या नहीं देना, मतलब डेथ बेनिफिट देने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये आपका सिंपली T माइनस 1PX है और ये आपका TPX है। वेरी गुड अनामिका, अनामिका हैज गिवन मी द आंसर, सो दिस इज नॉट T deferred QX। T deferred QX हमने क्या पढ़ा है कि इतना साल सरवाइव करेगा और अगले साल में उसकी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज सिंपली TPX, this is TPX and this is T minus 1PX। अगर मैं पॉलिसी ईयर 1 ले रहा हूं तो ये T minus 1PX है और ये हमारा TPX है। इसके बाद हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ डेथ या फिर डेथ बेनिफिट लिख लो। अब आपको लगेगा सर हमने तो कॉस्ट ऑफ डेथ कॉलम नेम लिखा नहीं। इन चीजों पे मत कंफ्यूज हो, मेरे पास ये भी डाउट्स आते हैं इस टाइप पे कि सर हमारा कॉलम नेम डिफरेंट है तो क्या हमारे मार्क्स कटेंगे? यहाँ आपकी प्रेजेंटेशन पे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपको ये देख रहे हैं कि डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता। तो डेथ बेनिफिट सिंपल क्या होएगा? मोर्टेलिटी रेट है ना, मोर्टेलिटी रेट इनटू डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट हमें क्वेश्चन में कितना बोल रखा है तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें डेथ बेनिफिट बोल रखा है 50 लाख का, तो 50 लाख इनटू मोर्टेलिटी रेट, नेक्स्ट विल 50 लाख इनटू मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो T deferred QX ये हम कब करते थे? जब हम टर्म इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट निकालते थे और हम देखते थे हर साल पे उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट EPV कितनी आ रही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पे हम प्रॉफिट मार्जिन वाला क्वेश्चन कर रहे थे। प्रॉफिट मार्जिन वाले क्वेश्चन में हम हर साल में प्रोबेबिलिटी तो पॉलिसी इन फोर्स रहे उससे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने वाली है।
समझ आ रहा है? तो वो कैश फ्लो ऑटोमेटिकली सिर्फ उन पॉलिसी होल्डर्स का आएगा जो ऑलरेडी सर्वाइव करके आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली टी डेफर्ड क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फर्क है जब रिजर्व वाला क्वेश्चन करते हैं और जब हम प्रॉफिट वेक्टर वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपने एक क्वेश्चन चीज पढ़ी होगी क्वेश्चन में कि वो इमीडिएटली मिल रहा है, डेथ बेनिफिट इमीडिएटली है। तो यहाँ पे था कहीं पे इमीडिएटली ऑन डेथ, और यहाँ पे भी एग्जाम्पशन दे रखी है कि डेथ डिक्रीमेंट हैपन यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर। तो मिड ऑफ द ईयर हम एज्यूम करेंगे, तो मिड ऑफ द ईयर एज्यूम करेंगे तो इन्होंने इसकी एडजस्टमेंट करवा दी हाफ ईयर से 1 प्लस आई रेज टू पावर 0.5। अब देखो ये कॉलम आपका मन है बनाने का तो बना लो, नहीं तो मैं होता तो मैं जे और के कॉलम को मर्ज करके एक ही कॉलम बनाता डायरेक्टली डेथ बेनिफिट एट मिड ऑफ द ईयर, और मैं इसमें डायरेक्टली 1 प्लस आई रेज टू पावर 0.5 से मल्टीप्लाई करता। मैं फालतू में दो कॉलम बना के कंफ्यूज ना करता। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हमें एक और कॉलम क्या चाहिए होता है, इंक्रीज इन रिजर्व्स। अब इंक्रीज इन रिजर्व्स निकालने के लिए पहले रिजर्व्स तो निकालो। तो रिजर्व्स हमें निकालने से पहले इन्होंने एक और कॉलम बना रखा है, नेट कैश फ्लो एक्सक्लूडिंग रिजर्व्स विदाउट प्रोबेबिलिटी। अगेन क्या इस कॉलम की जरूरत है हमें? मुझे जल्दी से यस या नो चैट सेक्शन में बता दो, क्या इस कॉलम की जरूरत है हमें? जल्दी से बेटा, क्या एल कॉलम की जरूरत है हमें अलग से? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस। है भी और नहीं भी। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए कि अगर आपको सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ द ईयर नेट कैश फ्लो इंक्लूडिंग रिजर्व। तो हमें सिर्फ ये वाला कॉलम अलग से क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि ये वाला जो कैश फ्लो होगा ये सिर्फ किन पॉलिसी होल्डर्स के लिए होगा जो सरवाइव करेंगे एंड ऑफ द ईयर के लिए। तो इससे हमें टीपीएक्स से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी इन फोर्स पॉलिसीज होंगी। तो मैं आपको बार बार टीपीएक्स इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप लोग सरेंडर विड्रॉल उन सबको इग्नोर ना कर दो। तो आप ये मान लो पॉलिसीज इन फोर्स वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इसलिए ये वाला कॉलम बेटा इन्होंने अलग से निकाल के दिखा रखा है। तो निकाल लोगे तो बढ़िया, ठीक है, नहीं भी निकालोगे तो ये सारी एडजस्टमेंट आपको ओ कॉलम पे करनी पड़ेगी, उस पर मैं अभी आऊंगा। अब यहाँ पे क्या निकाल दिए, एंड ऑफ द ईयर रिजर्व्स निकालने का फॉर्मूला इन्होंने आपको क्वेश्चन में बता रखा है। ज्यादा चालाक बन के नॉर्मल तरीके का रिजर्व मत निकालना। जब इन्होंने आपको बोला है किस तरीके से रिजर्विंग करनी है तब आप उसी तरीके से रिजर्विंग करोगे। इन्होंने क्या बोला है, एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय द मिनिमम ऑफ 80% ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिसी ईयर्स कंप्लीटेड एंड 120% ऑफ पॉलिसी टर्म माइनस नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। कहने का मतलब है कि अगर 2 साल हो गए पॉलिसी को, तो आपको क्या लेना है, एनुअल प्रीमियम से तो मल्टीप्लाई करना ही है। मिनिमम ऑफ 80% ऑफ पॉलिसी ईयर कंप्लीटेड, या फिर 80% ऑफ 2, या फिर 120% ऑफ 15 माइनस 2। इन दोनों में से जो छोटा होएगा आपको वो लेना। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ फॉर्मूला रेप्लिकेट करना है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रेप्लिकेट कर देना है। तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे देखो 80% ऑफ A3 पे क्या है हमारा, पॉलिसी टर्म है ना। तो यहाँ पे मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ ताकि आपको वहां जाने में दिक्कत ना हो। तो ये देखो बेटा 80% ऑफ A3, 80% ऑफ टर्म कॉमा 120% ऑफ पॉलिसी टर्म, दैट मींस 15 माइनस 1। इज इट क्लियर? और इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रीमियम से। प्रीमियम के साथ साथ एक और चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, प्रोबेबिलिटी स्टेइंग इन फोर्स। तो देखो यहां पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलग से, और इसके बाद हम यहां पे भी अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो ये मैं आपको कह रहा था कि ये आपकी मर्जी है कि आपको ये वाला कॉलम अलग से लेना है या नहीं लेना है। ले लोगे तो कैलकुलेशन दिखाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है एंड ऑफ द ईयर रिजर्व पे। अब हमें एंड ऑफ द ईयर रिजर्व से तो मतलब ही नहीं, हमें ये देखना है हर साल हमारा रिजर्व कितना इंक्रीज हो रहा है। जो रिजर्व पड़ा है उसके अलावा मुझे कितना रिजर्व और एक्स्ट्रा
डालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए कितना रिजर्व चाहिए माइनस पिछले ईयर तक कितना रिजर्व था और उसको एक्यूमुलेट कर दोगे एक साल से, क्योंकि जो रिजर्व पड़ा होगा उस पर भी तो आप कुछ रिटर्न कमाओगे। गेटिंग माई पॉइंट। अगर ईयर 2 पे आपको 100 रुपए चाहिए और ईयर 1 तक अगर आपके पास 50 रुपए पड़े थे रिजर्व में, तो उस 50 रुपए आपने कुछ इंटरेस्ट कमा के 55 हो गया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको सिर्फ 45 चाहिए होगा। तो वो वाली एडजस्टमेंट मैंने इस कॉलम में करी है। सी हियर कि नेक्स्ट ईयर अगर मुझे 82,758 चाहिए माइनस पिछले साल मेरे पास कितने थे 41,496 और उस पर मैंने कुछ रिटर्न कमाया, तो दैट इनटू 1 प्लस इन्वेस्टमेंट रिटर्न। तो ये आ गया मेरा इंक्रीज इन रिजर्व। बस उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ द ईयर कैश फ्लो निकाल लिया मैंने क्या बोला, इसको ध्यान से देखो कि जो मेरा कैश फ्लो था विदाउट रिजर्व दैट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी स्टेइंग इन फोर्स, की प्रोबेबिलिटी की पॉलिसी जितनी स्टे इन फोर्स कर रही है, माइनस रिजर्व्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये मेरा कैश फ्लो आ गया और यहां पे मैंने डिस्काउंट फैक्टर अलग से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर किस रेट पे लेना था मुझे, इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्लस 5%। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न मेरा 7 था, 7 प्लस 5% विल गिव यू 12%। तो ये आ गया मेरा डिस्काउंट फैक्टर। अब अगेन ये आपकी मर्जी, आप क्या होगे सर हमने अलग से डिस्काउंट फैक्टर क्यों निकाला है, हम डायरेक्टली अपने प्रॉफिट फैक्टर निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा, ये इनका तरीका है करने का। इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि 6 पार्ट्स में आपको बार बार चीजें ना करनी पड़े, लेकिन फर्स्ट पार्ट करते वक्त हो सकता है आपको ना पता लगे, आप निकाल लो। आप यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर दिखाने की जगह आप डायरेक्टली कर देते एंड ऑफ द ईयर कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर, है ना, कर सकते हैं ना। अब इन्होंने यहाँ पे देखो ये नीचे दिखा रखा है, इन्होंने यहाँ पे नीचे दिखा रखा है, क्लियर। यहाँ पे इन्होंने नीचे मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है सम प्रोडक्ट ऑफ ओ कॉलम एंड पी कॉलम। ओ कॉलम मेरा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है और पी कॉलम मेरा डिस्काउंट फैक्टर है। मैं कह रहा हूँ आपको ओ और पी कॉलम को भी आप मर्ज करके दिखा सकते हो। क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है जल्दी से बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट मार्जिन। परफेक्ट प्रॉफिट वेक्टर की जो हमारी वैल्यू आती है दैट डिवाइड बाय ईपीवी ऑफ प्रीमियम। तो ईपीवी ऑफ प्रीमियम कैसे निकालेंगे बेटा, प्रीमियम में भी आपको क्या लेना पड़ेगा, उनका ही प्रीमियम लेना है जो पॉलिसी स्टेइंग इन फोर्स है। तो यहाँ पे इन्होंने कैसे निकाला, इन्होंने सम प्रोडक्ट कर दिया आपका किस किस का, प्रीमियम वाले कॉलम का, डिस्काउंट फैक्टर का और प्रोबेबिलिटी स्टेइंग इन फोर्स का। यहाँ पे देख लो सम प्रोडक्ट ऑफ सी कॉलम, एच कॉलम एंड पी कॉलम। यहां से इनका क्या आ गया, ईपीवी ऑफ प्रीमियम। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 29.4, 29.04। अब ये जरूरी नहीं है आप सिर्फ इस फिगर पे कंसंट्रेट करो, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं। अगर ये फिगर गलत भी आ रही है तो आपके सिर्फ इस फिगर का एक नंबर कटेगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर ये फिगर गलत आ रही है तो इस फिगर का एक नंबर कटेगा और एक आध नंबर शायद वहां कट जाएगा जहां पे आपने एक कॉलम गलत करा होगा, तभी तो एक नंबर यहाँ कटेगा। ये समझो, सिर्फ ये एक नंबर नहीं कट सकता, अगर ये एक नंबर कटेगा तो एक नंबर और कहीं ना कहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ चीज तो गलत करी होगी ना। तो आपको हर कॉलम के नंबर है, हर कॉलम के नंबर है, प्रीमियम दिखाने के एक नंबर, एक्सपेंस दिखाने का एक नंबर, कमीशन दिखाने का एक नंबर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइनल आंसर आया फिर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं आप 17 में से 0 आए हैं, आपके कहीं ना कहीं 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर जरूर आए होंगे इस क्वेश्चन में, अगर कुछ अटेम्प्ट करा है। अगर करना ही स्टार्ट नहीं करा फिर तो आपको पता है गोल गोल अंडा, है ना। तो क्लियर है सबको फर्स्ट पार्ट, क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन, देन ओनली आई विल प्रोसीड विद द फर्दर पार्ट्स। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट का आंसर 29% नहीं निकाला तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाउनलोड कर लें और वहां से फर्स्ट पार्ट की शीट ले लें ताकि बाकी पार्ट्स में आप लोग गलती ना करें। तो जल्दी से ये वाली एक्टिविटी कर लो, इसके लिए मैं आपको 60 टू 90 सेकेंड्स दे रहा हूं। जल्दी से जिसका 29% प्रॉफिट मार्जिन नहीं आया या जिसकी सारी दोनों फिगर्स नहीं मैच कर रही, वो लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो और सिर्फ उसका फर्स्ट टैब ले लो, बाकी टैब्स आपको नहीं खोल के देखने, ये आपको खुद से सेल्फ एश्योर करना है ताकि बाकी क्वेश्चन में आप लोग गलती ना करो। इसलिए फर्स्ट पार्ट की कॉपी ले लो। स्टूडेंट्स क्लियर, क्विकली yes or no in the chat section, then only I will get to know.
क्या सबका सॉल्व हो गया? क्या सबने कॉपी ले ली? क्विकली इन द चैट सेक्शन. ओके, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ yeses नाउ. बाकी सारे पार्ट्स बेटा बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन के. अगर 17 मार्क्स में आप लोग एग्जाम में 25 मिनट्स भी इन्वेस्ट कराओगे तो कोई इशू नहीं है. बाकी के मार्क्स जो आप बाकी के आपके 20-25 नंबर है वो आराम से आप लोग रिमेनिंग टाइम में कर सकते हो. एंड आई विल नॉट रेट दिस क्वेश्चन एज ट्रिकी. बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन. ठीक है, सबके एसेस आ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट सबका हो गया या सबने कॉपी ले लिया शीट की? तो नाउ सॉल्व नेक्स्ट टू पार्ट्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टू पार्ट्स इन नेक्स्ट 5 minutes. Only 5 minutes for next two parts. It is 7:14 right now. I need answers for next two parts max by 7:19. Quickly students, now speed up. अब बाकी क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे. बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है.
Okay, students started receiving few responses for second and third part. Really simple, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक जल्दी से कर्व बनाना था. डेटा लेके हमने कर्व बनाना सीख रखा है अपनी बेसिक क्लास में, और आपको कमेंट करना था. आपको थोड़ा शॉक लगाएगा कि कर्व का क्वेश्चन कैसे आ गया. एक्सेल का पेपर है बेटा, आ सकता है. वैसे आए वाले कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, रिजर्व्स ले लिए, और रिजर्व्स लेके हमने कर्व बना दिया. कर्व देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोले, इस पे कमेंट करने को बोले. ऑब्वियसली एक टर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे ही कोई नया बंदा वो पॉलिसी लेगा, ठीक है, तो पहले साल में जब उसका प्रीमियम आएगा तो क्या हमारा पास इतना पैसा आ जाएगा कि अगर उसकी डेथ हो तो हम उसको कवर कर पाए? नहीं, एक ईपीवी भी उसकी कवर नहीं हो पाएगी. तो धीरे 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 रिजर्व इंक्रीज होगा, और फिर लेटर ऑन मिड ऑफ द ईयर या फिर मिड से थोड़ा सा आगे जाके समवेयर अराउंड 9th-10th ईयर पे जाके रिजर्व हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. उसका रीजन क्या है, डिक्रीज कम होना, रिजर्व कम होना क्यों शुरू होगा? एनीवन विद द आंसर? क्विकली यू कैन रीड देयर पॉइंट्स और उसके बाद सेंस बनाओ. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी थॉरोली. रिजर्व डिक्रीज क्यों होगा आफ्टर 10th और सही 11th ईयर और 12th ईयर इवन, कि उसके बाद हमारा रिजर्व कम होना क्यों शुरू होगा? स्टूडेंट्स क्विकली आंसर. परफेक्ट, वेरी गुड अनामिका. अगेन, तो इनिशियल ईयर्स में बेटा हम लोग प्रीमियम चार्ज करते जा रहे हैं, और वो प्रीमियम कम था एक्सपेक्टेड डेथ बेनिफिट से. लेकिन जैसे जैसे हमारे पास प्रीमियम आता रहेगा, ठीक है, उस प्रीमियम, वो जो प्रीमियम भी आ रहा है, प्रीमियम पे हम कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी कमा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट तो आपको डेथ पे तभी भी देना ही है ना. लेकिन आफ्टर 10th-11th ईयर आपके पास इतना प्रीमियम आ चुका होगा, आपके पास इतना प्रीमियम आ चुका होगा कि अगर डेथ हो जाए तो आप उसकी कॉस्ट आराम से मीट कर सकते हो उस रिजर्व से. तो ये सब कुछ आप बहुत डिटेल में अपने SP2 सब्जेक्ट में पढ़ोगे. एक एसेट शेयर नाम का टर्म होता है, वो ऐसे वो कहते हैं कि कंपनी ने जितना प्रीमियम रिसीव करा, उस पर जो इन्वेस्ट करा, वही एक एसेट शेयर होता है. तो अगर हम एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी देखें या फिर हम फुल लाइफ देखें, उस पर जो सरेंडर वैल्यू निकलती है वो उस एसेट शेयर से ही लिंक्ड होती है. लेकिन अगेन CM1 में आपको इतना कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना समझ लो कि रिजर्व इंक्रीज क्यों हो रहा है और फिर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि लेटर ऑन कंपनी के पास इतना पैसा है कि अगर डेथ हो तो वो उसको मीट कर पाएंगे. चलें आगे. नाउ proceed with fourth and fifth part. 8 marks. I am giving you 6 minutes this time. इसमें आपको क्या करना है, आपको बोला है कि मोर्टेलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं बिलो 60, एंड कुछ वर्सन हुई है मोर्टेलिटी रेट्स आफ्टर 60. तो आपको बताना है कि प्रॉफिट मार्जिन में क्या चेंज आएगा और कमेंट करना है उस रिजल्ट पे. 8 marks का है, 6 minutes. क्विकली प्रोसीड विद इट. इट इज 7:22 right now. We will discuss at exactly 7:20. Quickly, students.
ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस दिस पार्ट नाउ। तो फोर्थ पार्ट में बेटा आप फर्स्ट पार्ट की पहले कॉपी लेने वाले हो, सबने ले लिया होगा, और उसके बाद आपको सिर्फ मोर्टेलिटी रेट्स ट्विक करने थे और कुछ भी नहीं करना था। लेट मी शो यू व्हाट दे हैव डन। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपने क्या करना था, यहाँ पे ये वाला जो मोर्टेलिटी कॉलम है ना, इसको चेंज करना था, या फिर एक अलग से मोर्टेलिटी इंप्रूवमेंट का कॉलम लेके या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते। मैं होता तो मैं मोर्टेलिटी का कॉलम ही चेंज कर देता, इस पे मैं एडजस्टमेंट कर देता कि अर्लियर वाली मोर्टेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इंप्रूवमेंट फैक्टर। तो इंप्रूवमेंट फैक्टर के लिए देखो उन्होंने कैसे करा कि एज 59 तक आपका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2% से डिक्रीज हो जाएगा, तो उन्होंने एक 0.98 का फैक्टर ले लिया। और आफ्टर 60 आपका 1% से मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो इन्होंने फैक्टर ले लिया 1.01। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, जहां जहां मोर्टेलिटी रेट, जहां जहां QX कॉल होना था, वहां पे उन्होंने QX इंटू दिस इंप्रूवमेंट फैक्टर कॉल कर लिया। वैसे ज्यादा कहीं कॉल नहीं होना था, आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेथ पे कॉल होना था। तो कॉस्ट ऑफ डेथ पे देखो इन्होंने इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग इट विद मोर्टेलिटी, दे हैव मल्टीप्लाइड इट विद डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाइड बाय मोर्टेलिटी रेट मल्टीप्लाइड बाय इंप्रूवमेंट फैक्टर। तो सिर्फ इस कॉलम पे इंपैक्ट आने वाला है। ऑब्वियसली इसको इन कॉलम्स पे भी आएगा, IJ पे भी आएगा। तो जो J वाला कॉलम है वो देखो क्या ले लिया इन्होंने, I3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस दिस। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, नया QX क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते थे अगर आपको कंफ्यूजन था, तो आप एक नया QX ले लेते। नया QX विल बी पुराना QX मल्टीप्लाइड बाय इंप्रूवमेंट फैक्टर। तो आप जहां जहां G वाला कॉलम कॉल हुआ था, वहां वहां I वाला कॉलम कॉल कर लोगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनका काम है काम कॉम्प्लेक्स करना। तो इजी तरीका यही था, एक नया QX लेते और उसको हर जगह कॉल करवाते। इन्होंने हर जगह किसको कॉल करवाया, जहां जहां ये QX कॉल हो रहा था उन्होंने वहां वहां दिस QX इंटू इंप्रूवमेंट फैक्टर कॉल करवाया। तो इट्स अप टू यू, कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, एक ही बात है। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया, 30.84 आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, हमारा इंप्रूवमेंट 2% से इंक्रीज होता रहा इनिशियल ईयर्स के लिए। आप बोलोगे सर इंप्रूवमेंट, नेगेटिव इंप्रूवमेंट भी तो हो रही है, डिटोरिएट भी तो हो रहा है हायर एजेस के लिए, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज का फर्क देखो और टाइम का फर्क देखो। और एक और चीज, जो आपका डिस्काउंटिंग का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है इनिशियल ईयर्स में। तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक तो इंप्रूवमेंट जो है वो ज्यादा है 2% है, और जो डिटोरेशन है वो 1% है। सेकंड फैक्टर, जो इंप्रूवमेंट है वो ज्यादा सालों के लिए हो रही है और जो डिटोरेशन है वो कम सालों के लिए हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, जो डिस्काउंटिंग का इफेक्ट है वो इनिशियल के ईयर्स में ज्यादा होता है और ऑब्वियसली बाद के ईयर्स के लिए कम होता है। तो अगर ये वैल्यूज डिटोरिएट हुई भी है, इनके वजह से एंड वाली वैल्यूज अगर डिटोरिएट हुई भी है, तो इनका इंपैक्ट कम आने वाला है कैलकुलेशंस में, बल्कि जो इनिशियल वाली वैल्यूज है उनका इंपैक्ट ज्यादा आने वाला है। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो। इन्होंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज इंक्रीज्ड एज कंपनी नाउ हैज टू पे लोअर expected death benefit due to improvement in mortality which the company continues to charge the same premium। वही बात बोली उन्होंने, सेम प्रीमियम चार्ज कर रही है, मोर्टेलिटी रेट्स इंप्रूव हो गए हैं इसलिए लोअर डेथ प्रोबेबिलिटी आई है, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो वाला फैक्टर नहीं इनकॉर्पोरेट करा कि डिटोरेट भी हो रही है आखिरी 6 सालों के लिए, आप उसके लिए भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक सबको क्लियर है? यस या नो लिख दो, तभी मैं लास्ट पार्ट पे मूव करूंगा जल्दी से। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, क्विकली रेज दैट इन द चैट सेक्शन। हम एक 60 to 90 सेकंड्स का पॉज देते हैं, जल्दी से बता दो सबको क्लियर है? स्ट्रेट अवे स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ यसेस, तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। मैंने आपको पहले बोला था फर्स्ट पार्ट में दिक्कत होगी, एक्सेल के कोई भी क्वेश्चन देख लो फर्स्ट पार्ट में दिक्कत होगी, लेकिन अगर एक बार फर्स्ट पार्ट कर लिया, रिमेनिंग पार्ट्स में कुछ भी नहीं करना होता, थोड़े बहुत ट्विक्स करने होते। तो वैसे लास्ट पार्ट में भी आपको थोड़ा सा ट्विक करना है। अगर किसी को सेंसिटिविटी टर्म से परेशानी है, तो बेटा सेंसिटिविटी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जिस इंटरेस्ट रेट पे हमें वैल्यूज निकाली होती है उसके अराउंड हम 0.5% के डिफरेंस पे या फिर 1% के डिफरेंस पे सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं अपने रिजल्ट्स चेक करने के लिए कि कल को आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे करे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी किस हिसाब से इंपैक्ट होगी। तो वो यही सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर हो या फिर नीचे हो तो उस पे प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। लेकिन ये कैलकुलेशंस आपको अगेन फर्स्ट पार्ट की कॉपी लेके करना है, फोर्थ पार्ट को भूल जाओ। मोर्टेलिटी इंप्रूवमेंट को उन्होंने टेस्ट आपसे करवा लिया, अब वो आपसे सिक्स्थ पार्ट में आपसे बेटा फर्स्ट पार्ट की दोबारा कॉपी लेके
इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जो assumption है उसको ±1 से एडजस्ट करके दोबारा कैलकुलेशन चाह रहे हैं। 12 मार्क्स का है, मैं आपको सिर्फ 8 मिनट्स दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसमें। 8 मिनट्स, क्विकली प्रोसीड विद इट, देन विल डिस्कस क्विकली स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस नाउ। तो लास्ट पार्ट भी बेटा इजी था, हमें यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न की असम्पशन चेंज करनी थी। तो आपको क्या करना है, अगेन फर्स्ट पार्ट की 2 बार कॉपी लेनी है। एक बार में आप इंटरेस्ट रेट को, सॉरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न को 1% से नीचे करोगे, एक बार ऊपर करोगे। वो असम्पशन देखो इन्होंने डायरेक्टली स्टार्टिंग में ले रखी है, 1% ऊपर करने से 8%, 1% नीचे करने से 6%। ठीक है, उस हिसाब से रिस्क डिस्काउंट रेट भी चेंज हो जाएगा। जब 1% ऊपर करोगे तो रिस्क डिस्काउंट रेट 8% प्लस 5% 13% बन जाएगा, और यहाँ पे 6% प्लस 5% 11% बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बस जैसे मोर्टेलिटी रेट में आपको एक बार assumption चेंज करने थे ना, यहाँ पे आपको 1-2 बार करनी पड़ेगी। रिस्क डिस्काउंट रेट देखो 13% हो गया। आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न यूज करा था एक्यूमुलेट करने के लिए, वहां वहां आपको assumption चेंज करनी पड़ेगी। देखो इन्होंने हाईलाइट करके दिखा रखा है। एक आपने एफ कॉलम पे यूज करा था जब आपने प्रीमियम माइनस एक्सपेंस माइनस कमीशन को चेंज, उसको एक्यूमुलेट करा था 1 साल के लिए। एक बार यहाँ चेंज होगा, फिर दूसरी बार चेंज होगा आपने जब क्लेम्स एक्सेलरेशन प्रोसेस लगा के डेथ बेनिफिट को हाफ ईयर से आगे करा था, क्योंकि इमीडिएटली ऑन डेथ देना है। और एक बार आपका जब आपने एडिशनल रिजर्व निकालने के लिए, आपने बोला था ना अगले साल के रिजर्व कितने चाहिए होंगे, अगले साल के लिए आपको अगले साल में कितना रिजर्व बढ़ेगा, अगले साल का रिजर्व माइनस पिछले साल का रिजर्व इनटू 1 प्लस इन्वेस्टमेंट रिटर्न। तो आपके ये 3 कॉलम चेंज होने वाले हैं। ऑब्वियसली डिस्काउंट रेट भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपका रिस्क डिस्काउंट रेट चेंज हो चुका है। तो बस ये आपके 3 कॉलम में आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट करने थे। आई डोंट थिंक ये 3 कॉलम में चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको हार्डली 2 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए थे। तो 2 मिनट्स एक बार बढ़ाने वाले के लिए और 2 मिनट्स घटाने वाले के लिए। 12 मार्क्स था, 10 मिनट्स आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते थे, और 2-3 मिनट आपको कमेंट्स करने थे कि क्या हो रहा है, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स 1% इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से क्या चेंज आ रहा है। अगर हम इंक्रीज करने की वजह से देखें तो ये आ रहा है 372 और 112, और ये देखो कितना आ रहा था 388 और 112। तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, दोनों चीजें ईपीवी। तो 388 एंड 112, और यहाँ पे देखो 372 एंड 112, चीज सेम ही है 41429। अच्छा, बहुत कम इंपैक्ट आया है किस पे, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो एट एंड ऑफ द ईयर, उसमें बहुत कम फर्क आया है। रीजन, उसका रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि बेटा उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, जो आपको रिजर्व मिल रहा है 1% से, लेकिन वापस डिस्काउंटिंग उसको डिक्रीज कर रही है। ये चीज समझ आ रही है आपको। आपकी इस वाली वैल्यू पे देखो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, 112 899, और यहाँ पे देखो 112 429, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा है और प्रीमियम में चेंज आ रहा है, क्योंकि प्रीमियम में बेटा आप सिर्फ डिस्काउंटिंग कर रहे हो, प्रीमियम में आप सिर्फ डिस्काउंटिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप ये वाला प्रॉफिट फैक्टर वाला कैश फ्लो निकाल रहे हो, उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न बढ़ा रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, आपको जो इंटरेस्ट है, जो आपको कमाई है वो ज्यादा आएगी, लेकिन जब आप वापस उसको डिस्काउंट कर रहे हो, जीरो पे लेके आ रहे हो, तो उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि कम प्रीमियम पे आपको अब ज्यादा कैश फ्लो दिख रहा है। इज इट क्लियर। तो उसी तरीके से सेम एक्सप्लेनेशन इसकी है। यहाँ पे देखो बहुत माइन्यूट फर्क आया है, लेकिन आपका जो ईपीवी ऑफ प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ राइज इन, सॉरी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आरडीआर, रिस्क डिस्काउंट रेट। तो उस वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो गया। यही कमेंटिंग कर रखी है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। तो इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं है। आप बेसिकली यहाँ पे अपने आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे कि ईपीवी ऑफ प्रीमियम जो आपको दिख रहा है वही आपको एक्सप्लेन करना है। ईपीवी ऑफ प्रीमियम का इफेक्ट ही ज्यादा आएगा, और जो आपका कैश फ्लोज का, जो प्रॉफिट फैक्टर वाले कैश फ्लोज का, उस पर क्यों ज्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिटर्न से इंक्रीज हो रहा है और रिस्क डिस्काउंट रेट से वापस से डिक्रीज हो रहा है, तो नलिफाई हो जाएगा इम्पैक्ट। स्टूडेंट्स, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? क्विकली यस और नो इन द चैट सेक्शन। बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत टाइम इन्वेस्ट करके मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, एंड दिस इज द सिंपलर क्वेश्चन। आई विल नॉट रीड दिस क्वेश्चन एज ट्रिकी। वैसे तो एक्सेल के सारे क्वेश्चन से आप लोगों को ट्रिकी लगते हैं, बट उन ट्रिकी क्वेश्चंस में से भी दिस इज अ सिंपलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए था। तो कुछ क्लियरिटी आई क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एक्सेल में? स्टूडेंट्स क्विकली यस और नो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है, क्विकली रेज दैट इन द चैट सेक्शन।
वी आर अबाउट टू एंड दिस सेशन। तो किसी को बेटा कुछ भी डिस्कस करना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ भी पूछना है, क्विकली रेज दैट इन द चैट सेक्शन, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। ओके, स्टार्टेड रिसीविंग, क्लियर 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 सर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस वाइंड अप दिस क्लास एट दिस पॉइंट। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।